हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग टाइम पर। यहाँ पर हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 9th और 10th क्लास एसएसटी की होगी, जो आपके किसी भी टीजीटी एग्ज़ाम जो कि टेट DSSB KVS NVS सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वैसे तो चैप्टर में बहुत कुछ बताया गया है, पर हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो बताया गया है इसमें सबसे पहले क्या है मेन एक्टिविटी गांव में। क्या है गांव की मेन एक्टिविटी? फार्मिंग, जो कि आज भी बहुत से गांव में, इंडिया के बहुत से गांव में मेन एक्टिविटी आज भी क्या है? फार्मिंग ही है। इसके अलावा फार्मिंग में आप बहुत सी चीज़ें काउंट हो सकती हैं, जैसे अगर आप लार्ज स्केल पर अपने बेचने के लिए अगर आप चीज़ें उगा रहे हैं तो वो भी एक फार्मिंग एक्टिविटी है। या आपके पास ज़मीन कम है, स्मॉल स्केल पर आप उगा रहे हैं, थोड़ी सी ज़मीन पर उगा रहे हैं, सिर्फ अपने यूज़ के लिए उगा रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी फार्मिंग का ही पार्ट है। या हम पशुओं के चारे के लिए कुछ उगा रहे हैं, पशुओं का चारा जिससे हम यूज कर सके, जैसे ज्वार, बरसम, ये सब, तो वो भी क्या है? फार्मिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कृषि के अलावा क्या है, खेती के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अर्निंग के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या हो सकता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि गांव में बहुत से लोग अपने घरों में ही 2-4 या फैमिली के लोग ही मिलकर जो कुछ अपना छोटा सा काम करते हैं, जैसे बिस्किट बनाना या कोई पैकेजिंग का काम करना। ये सब क्या है? स्मॉल स्केल पर, और अपने फैमिली मिलकर कर लेती है या 1-2 लोगों का और मिलकर, जैसे स्वयं सहायता समूह, वो भी इसमें काउंट होते हैं, क्योंकि वो एक स्मॉल स्केल पर ही अपना गांव में रह के वहीं से अपना छोटी मोटी चीज़ें बना रहे हैं, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप शहर से गांव में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, ऑटो रिक्शा या स्कूल बसेस, जो गांव के बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं नियर बाय, तो वो स्कूल बसेस, वो भी, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट का पार्ट हो गया। इसके अलावा कुछ लोग गांव में घर में ही अपनी छोटी दुकानें खोले रखते हैं, जहाँ पर आपको डेली यूज़ का सामान मिल जाएगा उसको। ये सब क्या है? ये सब आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहलाएगी। इसके बाद बताया गया है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोडक्शन। दैट वी प्रोड्यूस थिंग्स या गुड्स दैट वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ उगा रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोडक्शन होगा उस चीज़ का। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले हमें चाहिएगी लैंड। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगी? सबसे पहले अपना सेटअप लगाने के लिए लैंड चाहिएगी। अगर बेसिक चीज़ से लेके चलते हैं हम, जैसे अगर हमें खेती करनी है या जैसे गेहूँ उगाना है खेती में, हमें क्या चाहिएगी? लैंड चाहिएगी, जिस लैंड पर, जिस जगह पर हम अपना बीज उगा सकें। उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए। अगर हम गेहूँ उगा रहे हैं तो उसके लिए पानी चाहिए, खनिज जो हमें मिट्टी से मिलेंगे, वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। आपको आसपास जो नेचर से जो आपको मिल रहा है, जैसे वाटर और मिनरल्स, ये क्या आ गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद लेबर। उस खेत पर काम करने के लिए आपको लेबर की चाहिए, गेहूँ उगाने के लिए। उसके बाद में
उसको खाद देना है, पानी देना है, उसके बाद कटाई, उसके बाद उसको निकाल रहे हैं, तो वो सब क्या एक प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो ये सब काम कर सकें। इसके बाद थर्ड बताएं है रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, कोई भी टूल्स, जैसे आप खेती कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई टूल्स, मशीनें हो गई जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, या फिर आप कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई आपने फैक्ट्री लगाई है तो वहाँ पे जैसे लाइट के प्रबंध के लिए जनरेटर, या और कोई मशीनें जैसे आप कंप्यूटर, ये सब क्या हो जाएगी फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि अगर एक बार हमने ये चीज़ें खरीद ली तो 10-15 साल 20 साल तक ये चीज़ें हमारे कॉन्टीन्यूसली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा परचेज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आप ऐसे आ सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल से, यानी कि कच्चा माल, जिसकी हमें टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे हमने एक बार कुछ चीज़ बना ली तो उसके बाद वो चीज़ें अगर हमने गेहूँ खेत में उगा लिए तो वो गेहूँ का बीज वहाँ पे उग गया, अब नेक्स्ट टाइम हमें गेहूँ उगाने के लिए दोबारा बीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। इसके बाद बताया चैप्टर में कि 75% पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग एज फार्मर्स और फार्म लेबर, यानी कि 75% लोग आज भी या तो फार्मिंग, खुद फार्मर है जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वह खुद उगा रहे हैं, या जिनके पास कम ज़मीनें हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है वह एज ए फार्म लेबर, यानी कि मजदूरी के रूप में खेतों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बताया है 90-60, ये सब इफेक्ट्स जो है नंबर्स है, ये एनसीईआरटी से एज इट इज़ है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो दिया है वही मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। ये उसके बाद बताएं लैंड क्या है, अंडर कल्टीवेशन इज़ फिक्स्ड सिंस 1916, यानी कि 1960 के बाद जो कल्टीवेशन यानी कि जिस पर हम खेती कर रहे हैं उस ज़मीन में ना तो वो ज़मीन घटी है और ना वो ज़मीन बढ़ी है, यानी कि 1960 के बाद से वो उतने ही एरिया पर हम कल्टीवेशन या खेती की जा रही है लगातार। वो क्षेत्र, वो एरिया ना तो वो घटा ना बढ़ा, फिक्स्ड है वो एरिया। उसके बाद बताया स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर, कि हम भूमि को जो नापते हैं वो उसकी यूनिट क्या है। तो लैंड को अगर नाप रहे हैं आप तो उसकी यूनिट बताइए हेक्टेयर। हेक्टेयर से हम किसी भी लैंड एरिया को नाप सकते हैं हम। 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स, और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर 1 हेक्टेयर है। या आप कह सकते हैं 1 हेक्टेयर को कि 100 की पावर 2 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 की पावर 2 स्क्वायर मीटर के इक्वल भी हम उसको कह सकते हैं 1 हेक्टेयर, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। लोकल यूनिट्स क्या क्या है, लोकल यूनिट्स में हम कैसे लोकली उसको जो है देसी लोग यानी कि गांव में लोग कैसे नापते हैं उस ज़मीनों को, बीघा या गुंठा, इसके थ्रू भी हम ज़मीनें गांव में आज भी नापी जाती है कि उसके पास इतने बीघा ज़मीन है। तो ये सब क्या है, बीघा और गुंठा, जो कि हम लोकल यूनिट्स कह सकते हैं। और जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम क्या है, वो फिक्स्ड है जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, वो हेक्टेयर है। और ये बीघा और गुंठा ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, कहीं पर किसी नॉर्थ में किसी तरह नापते हैं, साउथ में किसी तरह, तो इस तरह एरिया के अकॉर्डिंग ये लोकल यूनिट्स चेंज होती रहती हैं। उसके बाद बताया गया है कि पालमपुर में क्या क्या है, कि किस तरह फसलें उगाई जाती हैं। एक पैटर्न बताया गया है कि इस सीजन में ये फसल, इस सीजन में ये फसल या उगाई जाती है, और एक ही ज़मीन पर, यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा है उसी पर कुछ टाइम बाद एक फसल उगाई जाती है, उसके
फिक्स टाइम पे उसको काट के और फिर उसके बाद दूसरी फसल उसी ज़मीन के टुकड़े पर उगा दी जाती है, और फिर उसको काट के फिर और तीसरी फसल, यानी कि इसको हम एक तरह की, ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं इसको। तो क्या इस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि रेनी सीजन में, अगर बरसात के मौसम में आप देखें तो खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें खरीफ फसलों में क्या क्या आता है, बाजरा, ज्वार, जिनको हम क्या है पशु चारे के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि पशुओं को चारे के लिए यूज़ कर सकते हैं बाजरा और ज्वार को। और ये क्या है, रेनी सीजन में उगाई जाती है, बारिश के मौसम में, और खरीफ फसल कहते हैं इसको। उसके बाद क्या करता है पालमपुर में, अक्टूबर दिसंबर के बीच में क्या है, आलू उगाया जाता है, जो कि आप खाने के लिए या बेचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर आलू की फसल उगाई जाती है। उसके बाद उसी ज़मीन के टुकड़े पर आलू की फसल को काटने के बाद विंटर सीजन में रबी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लाइक वीट, यानी कि गेहूँ उगाया जाता है। विंटर सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं हम उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो एक ही ज़मीन के टुकड़े पर जब अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं ये, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सब क्या है, इसको अगर हम एज ए टर्म, इसके लिए एक फिक्स टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जब ज़मीन के एक ही टुकड़े पर कुछ टाइम के अंतराल पर हम अलग अलग फसलें उगाई जाती है, या ज़मीन के एक ही भाग पर हम जब विभिन्न तरह की फसलें उगा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे आपने रेनी सीजन में क्या उगाई, रेनी सीजन में आपने खरीफ की फसलें उगाई, और विंटर में आपने रबी की फसलें उगाई। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर बीच में आपका रहा, और दिसंबर के बीच में आपने आलू की खेती की। तो एक ही फसल पर आप कई तरह की फसलें ले सकते हैं, और इससे आपकी क्या है, अर्निंग भी बढ़ेगी, और जिस फसल को ज़मीन से जो मिनरल्स या जिस खनिज की आवश्यकता होगी वो अपने उसको ले सकते हैं। इसके बाद बताया है कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम चल कैसे रहा है, यानी कि उगा कैसे सकते हैं हम। जब तक क्या पहले भी उगा सकते थे, नहीं, पहले पॉसिबल नहीं था कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकें, एक ही ज़मीन पर कई तरह के फसलें उगा सकें कुछ टाइम गैप के ऊपर। इरिगेशन यानी कि सिंचाई या पानी और बिजली के आने के बाद ये पॉसिबल हो सका है। बिना पानी और बिना बिजली के ये पॉसिबल नहीं था। जब आपको पहले क्या होता था, कुओं से निकाल कर पानी दिया जाता, जिससे हम छोटे खेतों पर और एक लिमिटेड सा पानी का यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हुआ, डेवलपमेंट हुआ इन सब चीज़ों में, तो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल वगैरह का इनका यूज़ होने लगा, जिससे क्या है कि खेती भी बढ़ने लगी और पैदावार भी बढ़ने लगी। इसके बाद बताया है कि वेल इरिगेटेड एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, आपको ईजिली पानी फसलों के लिए अवेल हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है, एक तो रिवराइन प्लेन्स हैं, यानी कि जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं, जो कि नदियों के पास में पड़ते हैं, मैदान या इसके अलावा जहाँ पर हमें पानी इजीली मिल सकता है फसलों के लिए या पानी की कमी नहीं है, वो कोस्टल रीजन्स है, तटीय क्षेत्र, जहाँ पर आपको अच्छी सिंचाई के अच्छे स्रोत मिल जाएंगे, और रिवराइन प्लेन्स, जहाँ पर आपको फसलों के लिए अपने ईजिली पानी मिल सकता है, जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है।
इसके बाद आता है लो लेवल ऑफ इरिगेशन, यानी कि जहाँ पर हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है वो कौन सा क्षेत्र है। इसमें आता है डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्षिण पठार, जहाँ पर सिंचाई के अवसर बहुत कम हैं। ये एनसीईआरटी में दिए गए फैक्ट्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। वेल इरिगेटेड एरियाज है रिवराइन प्लेन्स और कोस्टल रीजन्स। इसके अलावा लो लेवल ऑफ इरिगेशन में आ जाएगा डेक्कन प्लेटू। इसके बाद बताया है कि 40% आज भी क्या है, 40% से कम आज भी क्या है सिंचाई हो पाती है कल्टीवेटेड एरिया पे, यानी कि जो जिन क्षेत्रों पर हम फसल उगा रहे हैं उसके सिर्फ 40% से भी कम एरिया पर प्रॉपर एक तरीके से सिंचाई हो पाती है। आगे बताया मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो कि इससे पहले 1960 तक हम क्या है ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया करते थे, यानी कि साल में एक बार हमने एक फसल ले ली ज़मीन से, उसके बाद वो बाकी के महीनों में वो ऐसे ही ज़मीन खाली पड़ी रहती थी। लेकिन अब हम क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही साल में हम एक ही ज़मीन से कम से कम 3 फसलें ले सकते हैं। उसके बाद आई ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति, जो कि कब आई हरित क्रांति 1960 के अंत में। लेके कौन आया इस हरित क्रांति का, या फादर को इसको कहते हैं हम एम स्वामीनाथन। इस हरित क्रांति में कैसे लाएं इस हरित क्रांति को, इस हरित क्रांति में क्या है इन बीजों का हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन बीजों से क्या है जिस पहले जितनी फसल मिला करती उससे हमें अब कहीं ज़्यादा उत्पादन होने लगा सेम ज़मीन से, उसी ज़मीन पर पहले से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा फसलों का। और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किस किस चीज़ के लाए गए थे, व्हीट और राइस, गेहूँ और चावल के यूज़ किए थे हमने। इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को क्या ज़रूरत है, पानी की अधिक मात्रा में पानी चाहिए। जो पुराने पहले के बीज थे या ट्रेडिशनल मेथड से हम जो खेती किया करते हैं उसमें कम पानी, या जो आप अपने घरेलू जो पशुओं के गोबर से जो खाद थी उसी को यूज़ करके वो उग जाया करते। लेकिन इन बीजों के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ी। इन बीजों को सबसे पहले उगाया कहाँ गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में सबसे पहले इन बीजों का यूज़ किया गया। इन बीजों का फ़ायदा क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है उत्पादन है वो अनाज का 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गया। यानी कि जहाँ पर आप 1300 किलो उगा रहे थे वहाँ पर आपका उत्पादन 3200 किलोग्राम हो गया। इसके बाद जो है एक इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। क्या क्या है वो, क्योंकि हम ज़्यादा पानी खाद का यूज़ करने लगे तो उससे क्या है मिट्टी की उर्वरता क्षमता, यानी कि जो मिट्टी के फर्टिलाइजेशन जो पावर थी वो भी धीरे धीरे घट रही है। और पानी वाटर लेवल, अगर आप ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे वाटर लेवल भी कम हो रहा है। और इस क्षेत्र में जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन यूज़ कर रहा है, पंजाब। पंजाब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। उसके बाद बताए हैं बुक में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी प्रोडक्शन की, वो था लेबर। तो यहाँ पर बताया है लेबर कि जो है फार्म लेबरर्स के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने वेजेस फिक्स्ड कर रखी है कि अगर आपके फिक्स्ड वेजेस क्या है फिक्स्ड, वो कितनी है 300 रुपीज़ पर डे। ये किसके अकॉर्डिंग है, मार्च 2019 के अकॉर्डिंग ये डाटा है। मार्च 2019 तक ये फिक्स थी कि अगर आपके फार्म लेबर्स है, अगर आप खेती में अगर
जिन लोगों के पास खुद की ज़मीनें नहीं है तो वो दूसरों के खेत में जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक मज़दूरी की जो है एक लिमिट तय कर रखी है। मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो वो कितनी थी, 300 रुपये पर डे। और ये डाटा क्या है, मार्च 2019 का है। लेकिन इसमें बताया है कि जो फार्म लेबर है उसमें उनको वो इतने रुपए नहीं मिलते। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, डाला जो कि एक फार्म लेबर है उसको सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़ ही दिए जाते, 160 रुपये उसको उसके मजदूरी के दिए जाते, जबकि सरकार ने निश्चित कर रखा है 300 रुपये। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उस मजदूरी का शोषण, जो कि एक अपराध है। ये सब पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आज गरीबी ज़्यादा है, दूसरा बेरोजगारी भी ज़्यादा है। लोग कम पैसों में ही खेती करने के लिए तैयार, कम पैसों में ही मजदूरी या खेत पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, लोगों को कोई काम नहीं है तो लोग कम पैसों में ही अपना वो काम करने को तैयार है। 300 रुपये फिक्स है पर मिल सिर्फ 160 रुपये रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्हें उनके कार्य के अकॉर्डिंग आपको वेजेस नहीं मिल रही। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि मार्च 2019 के अनुसार कि न्यूनतम मजदूरी भत्ता क्या है, या निश्चित न्यूनतम मजदूरी भत्ता क्या निश्चित किया गया है, ये 300 रुपये पर डे। इसके अलावा बताया गया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में की जा रही हैं, जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि कृषि के अलावा जो भी काम किए जा रहे हैं अर्निंग के लिए, उनमें क्या क्या है, डेयरी, जो कि आप पशुओं डेयरी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। उसके अलावा स्मॉल स्केल बिजनेस है, स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, तो उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करने का कोई आप बुक में से कर सकते हैं। और इसके अलावा छोटी दुकानें, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और नए नए तरीक़ों से अपने अर्निंग्स कर रहे हैं। इस चैप्टर का ओवरऑल कि मेन एक्टिविटी क्या है, आज भी गांव में खेती है, उसके अलावा जो भी कार्य किए जाते हैं उनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहा जाता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उनमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी दुकानें हो सकती हैं जहाँ पे आपको डेली यूज़ का सामान मिल जाए, या ट्रांसपोर्ट, आजकल जैसे ट्रक, रिक्शा, ये सब चीज़ें, इनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन के बारे में बताया, प्रोडक्शंस के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स बताई, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फिक्स्ड और वर्किंग।
फिक्स्ड में आप जहाँ एक बार चीज़ें आपने मशीनें या भवन आपने एक बार या बिल्डिंग्स बना ली तो आप कई सालों तक आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। और वर्किंग में आपको कच्चे माल से आप याद कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम आपको इसकी ज़रूरत रहती है। और चौथी रिक्वायरमेंट बताई थी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या करती है, इन सब तीनों चीज़ों को मिलाकर यूज़ करती है कि इन तीनों चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। वो क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल का काम है इन तीनों चीज़ों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमने यहाँ डिस्कस की। हाँ, कुछ टर्म्स थी जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग भी था। मल्टीपल क्रॉपिंग जहाँ पर आप एक ही ज़मीन में एक साल में ज़मीन के एक ही टुकड़े पर कई फसलें ले सके उस ज़मीन के टुकड़े से कम 3 फसलें। तो ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट है। सेकंड बताया था HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इससे भी क्या है, प्रोडक्शन में अनाज के प्रोडक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जो कि फैक्ट नंबर क्या थे, 1300 किलो से 3200 किलो पर हेक्टेयर। उसके बाद हेक्टेयर क्या था, 1 हेक्टेयर इक्वल टू, हेक्टेयर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। वन हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। और 1960 से तक से जो है कल्टीवेटेड लैंड यानी कि जिस पर हम फसल उगाते हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, ना वो बढ़ी है और ना घटी है। तो आज के चैप्टर में यही